गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। चैप्टर हम कर रहे थे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दो टॉपिक इसमें से रह गए थे हमारे। फर्स्ट वन इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। फर्स्ट वन इज कंटिंजेंट liability and second one is capital expenditure and deferred revenue expenditure। ये दो टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आज का गवर्नमेंट ऑडिट। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। फर्स्ट वन इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ प्रोबेबल लायबिलिटी। इट इज अ, आप यह बोल सकते हो, इट इज अ potential liability that may or may not arise। हो भी सकती है, पोटेंशियल लायबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फादर और ये सन ने कार के लिए लोन लिया देना बैंक से। सन ने कार के लिए लोन लिया देना बैंक से, और लोन लेते वक्त बीच में गारंटी दी फादर ने। फादर क्या बन गए? गारंटर बन गए। इन दैट केस फादर एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, फादर एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे है? अगर सन अपना लोन पे कर देगा, फादर हैज नो लायबिलिटी। अगर सन अपना लोन नहीं पे कर पाता, सन फेल टू रीपे द लोन टू द बैंक, देना बैंक, इन दैट केस फादर हैज अ लायबिलिटी। फादर की यहां जो लायबिलिटी है वो डिपेंड करता है सन के पेमेंट करनी है, पेमेंट पूरी करी है कार लोन की या नहीं करी। अगर पूरी कर दी, फादर हैज नो लायबिलिटी। अगर सन ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, फादर हैज अ लायबिलिटी। इन दैट केस फादर हैज अ कंटीजेंट लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट अराइज, ठीक है, ये क्लियर है बात आपको? कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कंपनी है, कंपनी का ये मान लेते हैं, ये कंपटीटर है, ये कंपनी है, कंपटीटर है। कंपटीटर ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में रिगार्डिंग की कंपनी ने इनका प्रोडक्ट पेटेंट चोरी करा। कंपटीटर ने कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि कंपटीटर कहता है कंपनी ने मेरा पेटेंट चोरी करा है। इन दैट केस अब कोर्ट डिसीजन, कंपनी के लिए यह भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये क्लेम है जो कंपटीटर ने करा है, अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अगर अराइज हो गया तो कंपनी को 50 करोड़ की लायबिलिटी पड़ सकती है, नहीं हुआ तो कंपनी को कोई लायबिलिटी नहीं पड़ेगी. So it's a contingent liability that may or may not arise, that depends upon the future uncertain event. That may or may not arise. That may or may not arise depends upon the future uncertain event. कंपनी को बैलेंस शीट बनाने के बाद इसको फुटनोट में, यहां फुटनोट में मेंशन करना पड़ेगा कौन सी ऐसी कंटीजेंट लायबिलिटी है, जैसे क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी not acknowledged as debt. कंपनी में किसी ने क्लेम करा हुआ है बट कंपनी ने अभी एडमिट नहीं करा, वो एसएससी जो पर्सन है वो प्रूव नहीं कर पा रहा, कोर्ट केस चल रहा है. इस तरह के मैटर्स को हम कंटीजेंट लायबिलिटी में कवर करते हैं. अब इसके अंदर क्या करना हमने देखते हैं. देखिए कहता कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 डील करता है. एएस 29 जो बात करता है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, डिफाइंड कंटीजेंट लायबिलिटी एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज. इट्स अ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, अराइज फ्रॉम द पास्ट, अराइज फ्रॉम द, दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट that arise from the past event and the existence of which will be confined only by the occurrence. उसकी existence कभी confirm होगी जब वो चीज अकर होगी या नहीं अकर होगी. of one or more uncertain future event not within the control of the organization. दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. as per accounting standard 9 provision contingent liability and asset defined contingent liability is a possible obligation that arise from the past event, that arise from the past event, existence of which confined only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain event, one or more future uncertain event that is not within the control of the organization. Organization ही कंट्रोल में नहीं है ये. हाँ यस भी हो सकता है, हो भी सकता है, फेवर में आपके अगेंस्ट भी जा सकता है. Because it is not probable that outflow resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. अब कंपनी के रिसोर्सेज आउटफ्लो होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा. इट्स ऑब्लिगेशन कैसे सेटल होगा आगे. बट इस केसेस के अंदर ऑडिटर को कैसे इसको वेरीफाई करना है वो आप देखिए ध्यान से. सबसे पहले ऑडिटर को इंस्पेक्ट करने की पड़ेगी मिनट्स बुक्स कंपनी की. कंपनी की मिनट्स बुक से आपको असर्टेन हो जाएगा कि कौन कौन सी कंटीजेंट लायबिलिटी है. फर्स्ट वन, ascertain, inspect the minutes books of the company to ascertain whether all the contingent liability are known to the company or not. Examine the contract, examine the contract into by the company and the likelihood of the contingent liability emanating therefrom. Scrutinize the law and bill and to track unreported contingent liabilities. Examine bank letters in respect of bill discounted and not matured. Examine bank letter in respect of bill discounted and not matured. Examine bank letter to ascertain the guarantee on behalf of the other company of individual. बैंक गारंटी दी हुई है, वो बंदा अगर डिफॉल्ट कर देगा तो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया फादर एंड सन का, ठीक है ना. डिस्कस द वेरियस फंक्शनल ऑफिसर्स, जो कंपनी के फंक्शनल ऑफिसर्स है उनसे डिस्कस करो क्या पॉसिबिलिटी है कंटीजेंट लायबिलिटीज की, ठीक है ना. एग्जिस्टेंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड. ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट that all contingent liability have been including in the accounts and properly disclosed. कंपनी से डिस्कस करो, कंपनी से सर्टिफिकेट लो मैनेजमेंट से
कि सारी की सारी कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड करी है अकाउंट्स में, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है। एंश्योर दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर मेड एज पर शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। मतलब एज एन ऑडिटर आपको चेक क्या करना पड़ेगा, मिनट्स, बुक्स, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट देखने पड़ेंगे, कंपनी के बिल्स, अनरिपोर्टेड कंटीजेंट लायबिलिटीज, लॉयर्स की बिल देखो, स्क्रूटनाइज करो, बैंक लेटर्स, गारंटी चेक करो, गारंटी का कंपनी का रजिस्टर मेंटेन होगा, उससे चेक करो कंपनी ने किस किस को गारंटी दी और क्या चांसेस है, क्या पोजीशन है उस गारंटी की। एट द एंड आप चेक करो कंपनी के जितने ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करो जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में है कि कंपनी के ऊपर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती, कितना डिग्री ऑफ चांसेस है। कंपनी से एक रिटर्न मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो रिगार्डिंग द लायबिलिटी, एंश्योर दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 है या नहीं। उसके बाद टॉपिक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस। देखिए जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए बस छोटी सी 3 बातें याद रखनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कंपनी इनकम करती है और जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है। यहां से क्रिएट हो रहा है एसेट, क्रिएट फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक फिक्स एसेट क्रिएट होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं होगा, कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं होगा। इसको हम डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कंपनी ने कोई एसेट खरीदा, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी ने कोई फिक्स एसेट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सपेंडिचर किया, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो आपको आगे फ्यूचर में एंड्योरिंग बेनिफिट देगा और उसको आप बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करोगे अंडर द हेड फिक्स एसेट। ठीक है ना, इसको हम नेटवर्थ में भी इंक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं नेटवर्थ के अंदर। अभी बताता हूं मैं आपको ये। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का है, जिसको हम रेवेन्यू में चार्ज करेंगे P&L अकाउंट के अंदर, जो डेफर्ड कर देंगे, जिसका बेनिफिट हमें ओवर द इयर्स मिलेगा। जैसे कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया, जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, दैट इज नॉट क्रिएटिंग फॉर एनी कैपिटल एसेट। उससे कोई कैपिटल एसेट नहीं क्रिएट हो रहा हमारा, और ना ही हम उसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, एक फिक्स एसेट या इंक्रीज करना फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फिक्स, जो आपके पास पुराने एसेट्स पड़े हैं ना, उनके ऊपर खर्चा करना और उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देना, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंड। उनसे हमें उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाना, उनसे हमें प्रोडक्शन, जैसे हम कोई मशीन से करते थे 1000 यूनिट्स, अब उससे हम 5000 कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बियॉन्ड प्री एसेस लेवल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का है, जिससे हमें ब्रिंग बेनिफिट विदाउट क्रिएटिंग एनी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज इन द P&L अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड टू द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे ऐड होगा, नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर्ड इन द नेटवर्थ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन अंडर द हेड कैपिटल एसेट, कहां दिखाओगे उसे आप, कैपिटल एसेट के अंदर इन द बैलेंस शीट, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इनकरिंग एंड देयरफॉर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आ सकते हैं।
लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो टॉपिक मेरे रह गए थे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। इस चैप्टर को, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज को आप अपने लेवल पे एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट इसके, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स में जो मैंने बताया वो मैंने 100% कराया है, बट मैंने ये फाइल मैंने यहाँ से प्रॉपरली पूरी नहीं कराई है। मैंने वो टॉपिक उठाए हैं जो नोट्स में कवर नहीं हुए और जो मेरे को लगता था रेलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। आप नोट्स में आपको सारा कुछ दिया हुआ, आप इसको एक बार गो थ्रू प्लीज करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है। गवर्नमेंट ऑडिट, एक आपको मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बनाई थी ऑडिटिंग की, स्टार्टिंग के बेसिक चैप्टर में, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में। वहां पे हम क्या करते थे, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of entity, systematic and independent examination of an entity relating to their books of accounts, financial statement, सारा कुछ चेक करना बेसिकली, ठीक है। बट ऑडिटिंग के अंदर हम चेक तो करते थे और रिपोर्ट भी करते थे कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। बट गवर्नमेंट ऑडिट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑडिट, इट्स अ स्पेशल ऑडिट। इसके अंदर ये तो काम होगा ही होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस ऑपरेशनल, प्लस रिकमेंडेशन, मतलब बहुत कुछ और ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑडिट आ स्पेशल ऑडिट, इज अ स्पेशल ऑडिट। नॉर्मल ऑडिटिंग तो इसमें कवर है ही है कि सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डाटा, ऑपरेशन, सब कुछ है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर। एंड इवन रिकमेंडेशन भी आएगी जो उस वाले ऑडिट के अंदर नहीं थी, नॉर्मल ऑडिट के अंदर। देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी ऑडिट हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे, क्या वो स्टेट लेवल पे हो, क्या वो यूनियन लेवल पे हो, दैट इज सेंट्रल लेवल पे, या वो लोकल अथॉरिटी लेवल पे हो, या कोई जैसे LIC कॉर्पोरेशन है, कोई भी इनमें से जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सबका ऑडिट गवर्नमेंट, सबका ऑडिट कौन करता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, नॉट ओनली द डिपार्टमेंट ओन बाय द स्टेट, by the union, by the local authority, also include the departments which are substantially financed by the government. ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसी कंपनियां, ऐसे कॉर्पोरेशन जिसके अंदर सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अगर पैसा लगा रखा है उन कंसर्न्स के अंदर, तो उनको भी ऑडिट कराना पड़ेगा C&AG के थ्रू। C&AG के पास पूरी पावर है, इसके रिगार्डिंगली उनसे डिटेल मांगी जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है। मैं आपको स्टार्ट करा देता हूं, देखिए। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर आता है मीनिंग, बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक। देखो ना, वर्ड सिस्टमैटिक क्यों है, बिकॉज सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना बेसिकली। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप फॉलो करके अपने अकॉर्डिंगली ऑडिट नहीं कर सकते, आपको एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऑडिट करना। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जिसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जिसका कोई लेना देना ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। पहले क्या होता था, C&AG 1976 से पहले, 1976 से पहले C&AG क्या काम करता था, वो बुक्स ही मेंटेन करता था, ऑडिट भी करता था। एंड आफ्टर 1976, आफ्टर 1976 C&AG का काम बेसिकली बस अब ऑडिटिंग करना है, सोल पर्पस है ऑडिटिंग करना।
पब्लिक का जितना भी पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लगा हुआ उनको चेक करना, उनको रिपोर्टिंग करना प्रॉपरली। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए while maintaining the books of accounts. Systematic and independent examination of financial, administrative, operationals for the purpose of evaluating them and giving a report on the audit finding along with the recommendation. Systematic, independent examination of financial, administrative and other operations for the purpose of evaluating them and giving a report on the audit and finding along with the recommendation. साथ में आप क्या दोगे? Recommendation. Recommendation is utmost important. गवर्नमेंट ऑडिट बेसिकली क्या कवर कर रहा है? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस एंड गिविंग अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट फाइंडिंग अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर कवर होंगे वो देखिए। गवर्नमेंट ऑडिट फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू CNAG। गवर्नमेंट ऑडिट का काम बस खाली किसको दिया गया है? असाइन करा गया, एंट्रस्ट करा गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इट्स नॉट कंट्रोलर, इट्स अ कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट ऑडिट का सारा काम एंट्रस्टेड किसको है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, जितने भी फंड्स हैं गवर्नमेंट के उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करना। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टिगेशन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नहीं है बेसिकली, it's a general checking of books of accounts, administration, operations of the government department. इन्वेस्टिगेशन नहीं करना इन्होंने, इसको हम इन्वेस्टिगेशन का नाम नहीं दे सकते बिकॉज जैसे CBI इन्वेस्टिगेशन करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे CBI इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इवेल्युएट करना मैनेजमेंट की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस, एंड एट द एंड इवेल्युएट करना कि सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे गए या नहीं करे गए, सारे लीगल कंप्लायंस पूरी है या नहीं है। ये 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। गवर्नमेंट ऑडिट फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट ऑडिट का काम किसको दिया गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ये कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी लाइक CBI या SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इवेल्युएट करना मैनेजमेंट के सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स को, ठीक है ना, कि वो सही अप्लाई करी या नहीं करी। पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, इवेल्युएट करना वेदर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर प्रॉपरली फुलफिल्ड और नॉट, ठीक है। ये हमारे हो गए बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए आपको मैंने मीनिंग बता दिया और मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गवर्नमेंट ऑडिट के। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए कि क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग क्या। पहला टॉपिक मेरा कवर होगा मीनिंग, सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड वन इज प्रोविजंस क्या है इसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। गवर्नमेंट ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फर्स्ट पॉइंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेम्यूनरेशन कितनी होगी इसकी? इक्वलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, उतनी ही मिलेगी इन्हें भी। रिमूव करना है तो करा जा सकता है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकता है इसे, बट वो भी तभी रिमूव होगा इफ इट इज प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूव हो जाएगा कि ये मिसबिहेव करा, उन्होंने गलत करा। इसके लिए भी कुछ परसेंटेज ऑफ सब्सटैंशियली लोगों की कंसेंट चाहिए, मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, तभी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, तभी आप इनको निकाल सकते हो। पावर एंड ड्यूटीज इनका एक्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनके सर्विस रूल्स है, इनका एक्ट है 1971, वो गवर्न करता है, पावर एंड ड्यूटी बताता है।
पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट में बताई गई है 1971 के अंदर। देखिए ड्यूटीज क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट वन इज कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कंपाइल करना, बनाना, सबमिट करना अकाउंट्स को, रिसिप्ट एंड पेमेंट डिटेल बनाना सारी की सारी। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दो, स्टेट गवर्नमेंट की है गवर्नर ऑफ स्टेट को दो, विधानसभा, यूटी का है यूनियन टेरिटरी का है तो एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट करो, अकाउंट्स दो। ये ड्यूटी है कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। कंपाइल करना, बनाना, प्रिपेयर करना और उसके बाद सबमिट करना अकाउंट्स इंक्लूड्स ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है कोई कंसर्न तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करो, स्टेट को करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन टेरिटरी को तो रिपोर्ट करो एडमिनिस्ट्रेटर। रेंडरिंग असिस्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अगर अब देखो ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटी बनती है, अगर गवर्नमेंट कहती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कि हमें कुछ आप बताओ कि हम किस तरह से अपने रिकॉर्ड मेंटेन करें, कोई फॉर्मेट्स दो, कोई बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ बताया जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कुछ उन्हें गाइड करे, इन चीजों के रिगार्डिंगली हेल्प करे, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रेंडरिंग असिस्टेंस, उनको असिस्टेंस दी जाए, उनको बताया जाए किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। मेंटेन नहीं करने इन्होंने, ये असिस्टेंस देंगे, बताएंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट यूज करो, या इस तरह से डिस्क्लोजर दिया जाना चाहिए, इस तरह से आप अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करो, इस तरह की असिस्टेंस देना कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की ड्यूटी बनती है। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शुड ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फंड। अब गवर्नमेंट का सारा पैसा कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट के अंदर। अब कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट के अंदर पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, मतलब रिसीव कहां से हो रहा है और कहां इसकी डिसबर्समेंट है, कहां कहां पेमेंट हो रही है, कहां इसकी यूटिलाइजेशन है, उन सब चीजों को चेक करना, ऑडिट करना और उनको रिपोर्ट करना कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है या नहीं है। कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड बेसिकली इसलिए क्रिएट करा जाता है कभी भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई आपदा आती है, उसके लिए पैसा अगर चाहिए तो यहां से यूज करा जाए। जैसे आप देखो कभी भी कोई एग्जांपल कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाता है स्टेट के अंदर, अब स्टेट को पैसा चाहिए, स्टेट ने तो बता देना कि ये हमारा इतना खर्चा हो गया, इतना नुकसान हो गया। अब स्टेट को पैसा कहां से आएगा? सेंटर में एक कंटीजेंसी फंड बनाया हुआ है, सेंटर वहां से एलोकेट कर देगी, वहां से फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। कंटीजेंसी फंड बेसिकली बनाया जाता है कंटीजेंसी को अनसर्टेनिटी के बियर करने, अनसर्टेनिटी के लिए फंड यूज होता है बेसिकली। ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ऑडिट करना और रिपोर्ट करना सारे के सारे पी&एल अकाउंट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट इनके रिगार्डिंग। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ऑडिट करना रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर का ऑफ सब्सटैंशियली फाइनेंस एंटिटीज। उन सब चीजों का ऑडिट करना, रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर का, जिन एंटिटीज में सब्सटैंशियली फाइनेंस गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है। ऐसा है अगर गवर्नमेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन या कंसर्न में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सीएनएजी की ड्यूटी बनती है उन सब का ऑडिट करना और उनकी रिपोर्टिंग करना ऑफ दैट बॉडी और अथॉरिटी। कब करा जाएगा इसके रिगार्डिंगली मैंने स्टार लगा रखा है, नीचे पॉइंट है। अगर अमाउंट ऑफ लोन या ग्रांट हुआ है साल में 25 लाख से ज्यादा या 75% से ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने कर दिया उस बॉडी अथॉरिटी पे, 25 लाख से ज्यादा पैसा लगाया है या 75% से ज्यादा खर्चा बॉडी या कॉर्पोरेट में अगर गवर्नमेंट ने करा है, उसका ऑडिट करने की ड्यूटी बनती है सीएनएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ऑडिट ऑफ ग्रांट लोन, ऑडिट ऑफ ग्रांट या लोन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल स्क्रूटनाइज द ग्रांट या लोन गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ग्रांट जाती है, यूनिवर्सिटीज को जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्कूलों में जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल को ग्रांट गई रिपब्लिक डे की, अब ऑडिटर सीएनएजी की ड्यूटी ये बनती है स्क्रूटनाइज करना कि ग्रांट जब दी गई है उसकी शर्तें पूरी करी गई है नहीं करी गई, उसकी कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल है तो ग्रांट जिस पर्पस के लिए गई है उस पर्पस के लिए ग्रांट का पैसा यूज हुआ है नहीं हुआ।
ये ड्यूटी बनती है C&AG की। C&AG स्क्रूटनाइज करेगा ग्रांट जिस पर्पज के लिए दी गई है उसी पर्पज के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ पैसा। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और स्टेट। चेक करना कि यूनियन का जो पैसा है और जो स्टेट का पैसा है वो चेक करना। अब सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को, सेंटर को, स्टेट को टैक्सेस से सबसे ज्यादा आता है। तो चेक करना वेदर रिसिप्ट्स लाइक टैक्सेस आर प्रॉपरली अकाउंटेड और नॉट, कि प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग है या नहीं है, प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्डिंग, प्रॉपर अमाउंट लिखा हुआ है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं, वो सारा चेक करना। रिसिप्ट यूनियन और स्टेट का जितना पैसा है उनको सबको चेक करना। मेजरली जो आता है वो टैक्सेस से आता है, मैंने एग्जांपल टैक्सेस का दिया। ऑडिट ऑफ स्टोर्स। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में परचेजेस होती हैं। अब वो परचेजेस है जैसे स्टोर्स की, मशीनरी की, एसी की, फर्नीचर की, कोई भी चीज। C&AG की ड्यूटी बनती है हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट द परचेज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो परचेजेस करी हैं उनका ऑडिट करना ड्यूटी बनती है C&AG की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। ऑडिट ऑफ government companies and corporation. C&AG in relation to the audit of accounts of government companies shall be performed and exercised by in accordance with the provision of the act. गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन का ऑडिट करना ड्यूटी बनती है किसकी? C&AG की। चेक करा जाएगा कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो खर्चे कर रहे हैं, रिसिप्ट्स आ रही हैं, वो सब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है या नहीं है। अगर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है कंपनी पे तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऑडिट करना कंपनीज का, कॉर्पोरेशन का। ये 8 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूटीज बताते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। एग्जाम्स में ICAI ने 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूटीज बताओ। आपको मैंने मीनिंग बता दिया इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर कर दिए, लीगल फ्रेमवर्क एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक छोटे सा टॉपिक और मैं कराता हूं आपको आज, जो कवर करता है पावर क्या है C&AG की इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। C&AG के पास क्या पावर है इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते क्या क्या पावर दी गई है C&AG को। सबसे पहली पावर है इंस्पेक्शन। C&AG के पास पावर है किसी भी यूनियन, किसी भी स्टेट, किसी भी बॉडी, किसी भी कॉर्पोरेट अथॉरिटी, किसी भी कॉर्पोरेशन के पास जाके उनके अकाउंट चेक करे जा सकते हैं और इंस्पेक्शन करे जा सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट के जितने भी ऑफिस हैं उनको कंट्रोल करना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करना, ये इंस्पेक्शन की पावर है C&AG के पास। इंक्वायरी कंडक्ट करना किसी भी रेलेवेंट मैटर के ऊपर जो ऑडिट के लिए जरूरी है। अब C&AG ने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है, अगर उसका ऑडिट कर रहे हैं C&AG, कॉमनवेल्थ गेम्स में पैसा सेंट्रल स्टेट ने काफी लगाया था। अब उसमें अगर ऑडिट करते करते कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, किससे पूछताछ करनी है किसी मैटर के रिगार्डिंगली, कि ये जो खर्चा किया गया है वो जस्टिफाइबल है या नहीं है, खर्चा कितना करा गया, वो सारा कुछ कंफर्म करना, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इट्स इंक्वायरी कंडक्ट करी जा सकती है। पावर दी गई है C&AG को कि उस ऑडिट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंगली इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हो गया हमारा, इंक्वायरी हो गया, लास्ट वन इज ट्रांसमिशन। इट्स पावर ऑफ द C&AG टू हैव द बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एट एनी प्लेस। अब C&AG चाहता है कि पंजाब में किसी कंपनी का रिकॉर्ड चेक होना है, या पंजाब में भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड C&AG अपने हेड ऑफिस दिल्ली में मंगाना चाहता है। तो टू हैव दैट बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एट एनी प्लेस दैट इज स्पेसिफाइड बाय द C&AG, ये पावर है C&AG के पास। उस पंजाब की जो कंपनी है उसके रिकॉर्ड्स मंगा सकता है अपने वहां दिल्ली में स्पेसिफाइड प्लेसेस पे। 3 तरह की पावर दी गई है C&AG को इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जब C&AG अपना काम परफॉर्म कर रहा है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में डिपार्टमेंट्स आते हैं सारे के सारे इंस्पेक्ट कर सकता है। इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ट्रांसमिशन, रिकॉर्ड्स मंगा सकता है, टू हैव द बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सारा। ये 3 तरह की पावर दी गई है C&AG को। मैंने 3 टॉपिक कवर करे हैं, 4 टॉपिक सॉरी। फर्स्ट वन इज मीनिंग,
गवर्नमेंट ऑडिट। सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन इज लीगल फ्रेमवर्क प्रोविजंस। फोर्थ वन इज ड्यूटीज ऑफ सीएजी। फिफ्थ वन पावर्स ऑफ सीएजी while परफॉर्मिंग द ऑडिट फंक्शन। ये 5 टॉपिक मैंने कराए आपको, आप इनको एक बार गो थ्रू करना। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो तो कुछ मेरे को बताना प्लीज, ताकि मैं इनमें से कोई टॉपिक आपको जो नहीं क्लियर हुआ वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे वाला पार्ट।